चलो भाई, गुड मॉर्निंग। अब कर लेते हैं हम लोग, सब लोग नमस्कार। आप में से कुछ लोग परिचित हैं मेरे से, या अभी फर्स्ट टाइम ही हमारी मुलाकात हो रही है? फर्स्ट टाइम हो रही है। कभी ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं, मुलाकात नहीं हुई? अच्छा, ज़्यादातर लोगों ने पिछला एग्ज़ाम दिया था। अभी आप लोगों ने, किसी ने? सब लोगों ने एग्ज़ाम दिया अभी? लगभग सबने दिया एग्ज़ाम, लेकिन कुछ लोगों का एक तो ये था कि हमने 2022 का भी एग्ज़ाम दिया है, 2025 का भी एग्ज़ाम दिया है। जैसा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ रिपीटर्स थे, या ज़्यादातर सब लोग फ्रेशर ही थे। सबका अभी डिप्लोमा हुआ ही था, उसके बाद ही आप लोग आए थे। सब फ्रेश हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि जो समय से जागृत हो जाता है ना, सफलता उसी को प्राप्त होती है। अभी आप लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया था 2025 का, तो उस समय आपके पास में वैकेंसी के लिए बहुत कम समय था। और एक ये होती है कि हमारे अंदर वो मोटिवेशन नहीं मिलता है जिस मोटिवेशन की हमको कमी होती है। आप सब लोगों के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जिसको निखारने के लिए आप लोग यहाँ पर आते हैं। कि टीचर की भी एक कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ में इस तरह से बात की जाए कि आप लोगों का जो अंदर का मोटिवेशन है वो जागृत हो। देखो, हर कोई एग्ज़ाम पास कर सकता है, और एग्ज़ाम इतना टफ है कि हर किसी से पास भी नहीं होगा। कुछ दो चार मैं मंत्र दूंगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। हर्ष सर ने भी काफ़ी कुछ बता दिया है, बीपी सर ने भी बता दिया है। बेसिक बेसिक चीज़ों पे हम लोग बात कर लेते हैं। हमारा एक एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, जब आप लोग बेस नहीं बनाते हो ना, और जब तक बेस आपका क्लियर नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, आपको पता ही नहीं है कि फिजियोलॉजी कैसे चलती है, आपको पता ही नहीं है कि मेडिसिन में हो क्या रहा है, आपने रट कर उसको करने की कोशिश की, तो आज नहीं, ज़िंदगी भर आप परेशान रहेंगे। आपको यही नहीं पता होगा कि हम जब ब्लड सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं तो उस समय कौन सी हमें टेस्ट ट्यूब लेके जानी है। आपको बोला कुछ है, आप लेके कुछ और जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए ये जो समय आपको मिलेगा, इस समय को आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस समय में हम लोगों को वो सारी चीज़ें सीखनी है जो जीवन भर भी काम में आए, और हमारा एग्ज़ाम भी क्लियर है। कुछ छोटी बातें हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली, जब मैं क्लास लेता हूँ तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है, देखिए, दो चीज़ें समझिएगा। कि एक तो होता है कि हमारे मानस पटल पे ये डाल दिया जाता है कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है और हमसे होगा नहीं। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई तो आप 1 साल पढ़ लीजिए, 2 साल पढ़ लीजिए, कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं इससे। ठीक है, यहां पर एक चीज़ याद रखिए, लेस कंपटीशन, एवरेज स्टूडेंट। ये एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जहां पर सबसे कम कंपटीशन है। क्यों सबसे कम कंपटीशन है? इस एग्ज़ाम के लिए आपको एक डिप्लोमा, या मैं कहूं कि एक ऐसी योग्यता चाहिए जो सिर्फ आपके पास में है। इवन मैं भी ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता। गेट बंद कर दे। ये एग्ज़ाम मैं भी नहीं दे सकता। कौन देगा ये एग्ज़ाम? जिसने एएचडीपी कर रखी है। ठीक है, पूरा बंद मत कर देना, बाई चांस कोई आना वाला हो तो वो भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो एएचडीपी जिसने कर रखी है, सिर्फ वही व्यक्ति है जो ये एग्ज़ाम दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। लेकिन अगर मैं सुपरवाइज़र की बात करूं तो सुपरवाइज़र में क्या करते हैं? 12th पास। फॉर्म कितने आते हैं? 3 लाख। यहां कितने फॉर्म आए थे आपके? 37,000 फॉर्म। अब आप देखिएगा कंपटीशन कितना आसान है। 37,000 फॉर्म, और लगभग सीटें कितनी? 2800 सीटें। टॉप 2800 को यहां पर राजकीय सेवा के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। राजकीय सेवा के अंदर वो लोग अपनी जीवन यापन करेंगे। तो आप सोच सकते हैं। और वहाँ पोस्टें कितनी थी? 1000। एक बच्चा मेरे को पूछता है कि सर मैंने एएचडीपी कर ली है, मैं सुपरवाइजर की तैयारी करूं या एलएसए की तैयारी करूं, ये उसकी खुद की इच्छा है किस पे तैयारी करना चाहता है। पर मैं उसको पर्सनली ये बोलूँगा कि आप कंपटीशन का लेवल चेक कर लीजिए कहाँ पर है। इन 37,000 में से भी जो एक्टिव बच्चे हैं, एक्टिव बच्चों का समझ रहे, जैसे आप लोग एक्टिव हो, आज ही आप लोगों ने विचार बना लिया कि भर्ती कब भी आए हमको तैयारी तो करनी पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं, देखिए कमेंट्स भी आने लग जाएंगे, कुछ लोग धीरे धीरे क्या करते हैं? कटाक्ष करने की तरफ आने लग जाते हैं। जब आपका किसी चीज़ पे बस नहीं चलता तो आप क्या करते हैं? उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब मेरा किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं होगा तो मैं कैसे ये शो करूंगा कि मैं आपसे ज़्यादा ऊपर हूँ, सुपीरियर हूँ, तो मैं बुराई करना शुरू कर दूंगा। लेकिन उस बुराई में उनको ये पता नहीं होता है कि नकारात्मकता हमेशा आपको हराएगी। आप लोग क्यों यहाँ पर आ पाए? देखिए, आप लोगों यहाँ पर आ पाए तो आप लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है। किससे लड़ाई लड़ी है? घर वालों से लड़ाई लड़ी है, और अपने ऐसे दोस्तों से लड़ाई लड़ी है जो आपको खींच रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि भर्ती नहीं आएगी, अरे अभी कहाँ जा रहे हो,
ये तो दुकान चालू कर लेते हैं, दुकान ही है, ऑब्वियसली दुकान है। जो इंडस्ट्री होती है वो इंडस्ट्री कॉमर्शियल इंडस्ट्री ही होती है। कोई बोल रहा है कि आप लोगों को वहाँ पे, मान लीजिए हम किसी दुकान पे जाते हैं, अगर वहाँ पर आपको चीज़ नहीं सस्ती मिलती या चीज़ अच्छी नहीं मिलती तो समझ में भी आता है, आपको कभी ना कभी तो दुकान पे जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट पे नहीं जाना पड़ेगा, जितनी जल्दी आप जागृत होगे उतना ही अच्छा है। कुछ बच्चे, मैं ऐसा नहीं, मैं 2016 की भर्ती से लेकर अब तक पढ़ाता आ रहा हूँ और आप लोगों ने देखा भी होगा, रिजल्ट भी हमारे देखे होंगे, ठीक है। बेसिकली मैं कांटा ब्रांच पे पढ़ाता हूँ, आप लोगों ने रिजल्ट देखे होंगे, तो वो सारे रिजल्टों में ऐसे रिजल्ट नहीं आए। आप अगर भर्ती का एनालिसिस करें तो पहली भर्ती कब आई आपकी? 2016, उसके बाद 2018, 2022, 2025, एक गैप देख रहे हैं आप, 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल का गैप है। और ये गैप खत्म होते टाइम नहीं लगता। 2022 की भर्ती जब खत्म हुई तब हमने बैच शुरू किया, और बैच शुरू करने के बाद बच्चों ने हमसे पूछा कि सर अभी तो कब भर्ती आएगी, कब विज्ञप्ति आएगी, कब बजट में आएगा। रोज आते थे, रोज पूछते थे, रोज आते थे और इस तरह से बात करते थे। अब देख लो बच्चों, 2025 की भर्ती भी पूरी हो चुकी है। अब किसको सफलता मिली है? केवल उन 2800 बच्चों को जिन्होंने ये मोटिवेशन ले लिया था। मोटिवेशन का मतलब समझते हो? प्रेरणा, या हमारा जो मनोबल होता है। दो चीज़ें समझाऊंगा आपको यहाँ पर, एक बहुत छोटी सी कहानी के साथ में। देखिए, हम जब रोज़ सुबह उठते हैं, जब आप स्कूल जाते थे, रोज़ सुबह उठते थे तो मम्मी टिफ़िन बनाती थी। तो मम्मी को ये टिफ़िन बनाने के लिए ये प्रेरणा कौन देता था कि रोज़ टिफ़िन बनाना है? उनको लगता था कि मेरा बच्चा आगे जाएगा, अगर मैं टिफ़िन दूंगी, अच्छा खिलाऊंगी तो वो बढ़ेगी। और वो कंटिन्यूसली जब तक आप 12वीं में थे या आप कॉलेज में जाने लगे तब तक दे रही थी। कभी बीच में गैप हुआ, सर्दी खांसी जुकाम हुई, तब भी कोशिश करी कि कुछ ना कुछ बच्चे के लिए डाल के जाए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। दूसरी बात, आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको लगता है कि हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक दिन तो मम्मी को मोटिवेशन आया, प्रेरणा आई कि नहीं, मेरे बच्चे को मैं क्या करूँगी, आईएएस बनाऊंगी, मेरा बच्चा बड़ा होकर सरकारी जॉब में जाएगा। तो वो जो प्रेरणा थी उसको हम कहते हैं मनोबल। आज मैं आपको कुछ बोल के जाऊंगा तो आपको क्या लगेगा कि नहीं, सर ने बोला है हमको पढ़ना चाहिए, आज हम घर जाके 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करेंगे। और अगले दिन क्या होगा? वही टाइम फेस। तो आपका जो मनोबल है वो ऐसे चलता है, फिर डाउन हो जाता है। दिवाली की छुट्टियां आ गई, सर 1 महीना रेस्ट करेंगे आराम से, उसके बाद चलेंगे। फिर अगले दिन फिर डीएस सर आ गए या कोई बीपी सर आ गए, हर्ष सर आ गए, तो आपको लगा अरे यार सर ने तो कुछ बहुत अच्छा जोरदार बोल दिया, आज तो मैं उठा के एनाटॉमी खत्म ही कर दूंगा। फिर आपका मोटिवेशन चला जाएगा पीक पर। और फिर 2-3 दिन होंगे, फिर कोई एक दोस्त मिल जाएगा, बोले यार क्या कर रहा है, अच्छी मूवी लगी हुई है, या शाम को चलते हैं पार्टी, गोपालपुरा तो वैसे ही पार्टी का हब है, तो शाम को चलते हैं पार्टी करते हैं। और फिर वो आपका मनोबल डाउन, फिर इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। ये तो होता है आपका मनोबल, जो ऊपर व नीचे होता रहता है। सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड होने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मोटिवेटेड रहें और आपका काम हो जाए। इसके लिए आपको चाहिए निरंतरता, ये है कंसिस्टेंसी। करना है मतलब करना है। आर्मी के अंदर जब लड़ाई होती है तो वो आर्मी को मोटिवेट करती है अपने देश के प्रति, और वो लड़ते हैं। रोज तो नहीं लड़ते वो, इसका मतलब निरंतरता नहीं है। आर्मी नहीं है हम लोग, आर्मी में चाहिए मोटिवेशन और इस पढ़ाई में चाहिए निरंतरता। जो मोटिवेशन और निरंतरता के साथ चलेगा वो इस ग्राफ के अंदर बैठेगा और फिर उसको यहाँ पर मिलती है सफलता। इसका मतलब एक बार मोटिवेट हो जाओ, सिर्फ एक बार मोटिवेट हो जाओ कि मुझे इस 2800 की जो रैंक थी, या अब तो जो रैंक आएगी, अब तो ये भर्ती निकल चुकी है, आगे जो भर्ती आएगी उस भर्ती के अंदर सिर्फ एक सीट चाहिए। अब कैसे चाहिए, उसका जो रास्ता होता है वो बताते हैं आपके टीचर। होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बात मैं करूं, शुरुआत के अंदर डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं टीचर के ऊपर। ये कोशिश करते हैं कि शायद हमको बहुत ज़्यादा आता है, पर अगर ज़्यादा आता है तो आपको हो सकता है कि आपने एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डीप पढ़ा होगा और उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछने की आप कोशिश करोगे। करते हो ना क्लास के अंदर, शुरू में जब टीचर आता है तो उसको सेटल नहीं होने देते हो, सर इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। फिर टीचर बोलता है अच्छा मैं कल देख कर बताऊँगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट भी ऐसी ही कोशिश करता है कि वो कोशिश ये करता है कि टीचर को भी अनसेटल करे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना समझा दूं कि एक बार मोटिवेटेड हो जाओ और उसके बाद कंसिस्टेंसी। चाहे आप रोज 1 घंटा पढ़ रहे हो, आधा घंटा पढ़ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। रोज खाना खाते हो, रोज आप अपने नित्य कार्यक्रम करते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि हम नित्य क्रम नहीं करते हैं रोज। इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें हमको रखनी है। तो पहला मंत्र मैं जो आपको दे रहा था कि कंपटीशन बहुत लेस है, इससे हल्का कंपटीशन या इससे इजी कंपटीशन मैं किसी को नहीं मानता, क्योंकि आप सब लोग एक जैसे हैं। दूसरी बात मैंने लिखी थी एवरेज स्टूडेंट, आप सब लोग एवरेज स्टूडेंट हैं। एवरेज स्टूडेंट का मतलब समझते हो, किसी को कुछ नहीं आता, सबको सब कुछ आता है। कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि मैं सर्जरी के अंदर थोड़ा ठीक हूं सर, लेकिन मुझे मेडिसिन नहीं आती। दूसरा बोलेगा सर मैं मेडिसिन में आई एम गुड मेडिसिन, पर मेरे को सर्जरी नहीं आती। तो वो बैलेंस बन के रखता है। आप समझ रहे हैं, आपका रिजल्ट जो आता है ना, वो इस पिरामिड की तरह होता है। टॉप पर कौन है? सिर्फ एक व्यक्ति, ये टॉप पर है। आपको पता है मैक्सिमम बच्चे कहाँ फंस गए? यहाँ पर फंस गए। अब ये जो लाइन थी, ये लाइन थी आपकी सिलेक्शन की लाइन, ठीक है। कट ऑफ क्या रही है, क्या नहीं रही है, वो सब चीज़ें मैंने पहले ही डिस्कस कर चुकी है, इसलिए अभी यहाँ पर आपका डिस्कशन में समय नहीं खराब करूँगा। लाइव भी बच्चे देख रहे हैं। तो ये जो लाइन थी कट ऑफ की, इस कट ऑफ से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आएंगे। अब देखिए, इस पूरे जोन के अंदर आप कहीं पर भी आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बराबर तनख्वाह मिलती है, पोस्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इस ट्रेन के अंदर बैठना था, उस ट्रेन के अंदर आप नहीं बैठ पाए। अगर आप थोड़ा लेट हुए तो ट्रेन छूट गई। कितना लेट हुए कि आपके सामने से ट्रेन जा रही थी और आपको पता है कि देखो ट्रेन जा रही है, भर्ती की ट्रेन है, मैं अगर थोड़ा सा समय पर आता तो शायद ये काम मेरा हो जाता। उस अफसोस से बचने के लिए आपको अभी से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर कब आएगी भर्ती? कुछ कमेंट्स, चलिए, कब आएगी भर्ती? तो मैं आप लोगों को मोटा मोटा अंदाजा दे देता हूं। देखिए, ये कोई नहीं जानता कब आएगी भर्ती, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि कभी नहीं आएगी भर्ती? चलिए, आज अगर भर्ती आ जाती है तो आप लोग तैयार हैं? आई तो थी भर्ती, आई थी ना भर्ती, फिर क्या हुआ? तो आप ये वेट करिए कि मैं कब तक तैयार हो जाता हूं भर्ती के लिए। आप ये वेट मत करिए कि भर्ती कब आएगी। आप ये करिए कि मेरा जो सिलेक्शन लेने का, या मैं जिस लेवल पे सिलेक्शन ले सकता हूं वो कब लूंगा मैं। और उसको लेने में अगर आप एचडीपी की तैयारी करते हो और आज के समय के अंदर, इस कंटेक्स्ट के अंदर, इस कंपटीशन के अंदर आप तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको मिनिमम चाहिए 1 साल। मैं क्यों बोल रहा हूँ 1 साल? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 साल तक कोचिंग करिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 साल तक मेहनत करिए। अगर इस 1 साल तक मेहनत कर ली तो जब तक आपकी 60 की उम्र होगी तब तक आप लोगों के पास में दोबारा इन किताबों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। या तो एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, हर साल जब भी भर्ती आएगी तब भी आपके मन से ऐसा निकलेगा कि इस बार मैं वापस तैयारी करूंगा। और उस समय आप क्या कर रहे होंगे? या तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या एमआरशिप कर रहे होंगे, कहीं एमआर कंपनी में लगेंगे। आपको कोई मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब देगा, गूगल में देगा कोई, या आपको कोई और बढ़िया, या तो फाइनेंस की रिकवरी कर रहे होंगे, ठीक है ना। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि कंपटीशन बहुत कम है और बच्चे सारे एक जैसे हैं। एक जैसे क्यों बोल रहा हूँ मैं? कि आप में से किसी ने भी नीट की तैयारी करी? नहीं करी। आपने किसी क्लैट की तैयारी करी? नहीं करी। आपने कोई तैयारी नहीं करी। आप सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म से आए, एक जैसे कॉलेजेस से आए, और उन कॉलेजेस के अंदर क्या स्थिति होती है वो लोग आप बेहतर जानते हैं। तो किसी को भी नहीं पता है। इवन मैं कहूं कि आप लोगों को ऐसी स्थिति है कि 10 सब्जेक्ट के नाम भी बोलने पड़े तो एक बार आप लोगों को अटक जाओगे कि 10 सब्जेक्ट होते क्या है और इन सब्जेक्टों में हो क्या रहा है। जब तक आपको यही नहीं पता कि इन सब्जेक्टों में हो क्या रहा है, तब तक आप लोग उस सब्जेक्ट के बारे में डीपली जान ही नहीं सकते। इसलिए पहली चीज़, मोटिवेटेड रहना है और कंसिस्टेंसी देनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार, चाहे आंधी हो, बरसात हो, मूवी देखने जाना हो, देखने से पहले पढ़ेंगे या देखने के बाद पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ 1 साल की तपस्या के लिए बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। तो पहली चीज तो ये होती है। दूसरी बात कि हमें जब क्लास आप लोग लें, कंटिन्यूसली आप लोगों की क्लास हो, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, ऑफलाइन भी देख रहे हैं, मैं उन सबको बोलना चाहता हूं कि इस समय आप लोगों के साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, जब मैं क्लास लेता हूं तो मेरी क्लासरूम के अंदर एक थोड़े से नियम मैं अलग तरह के बना के रखता हूं। पहला जो नियम था कि हमें मोटिवेटेड रहना है। आपके मोटिवेशन में जब भी कमी आएगी तो ये टीचर का काम होता है कि बच्चों को मोटिवेट करे, बच्चों को ये समझाए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका भविष्य किस में है। देखिए, आप लोग वो घड़े हैं जिसको जैसा ढाला जाएगा ढल जाएगा। अगर मैं क्लास में मजाक मस्ती के मूड में रहूँगा तो मजाक मस्ती में पूरा समय निकल जाएगा,
और कुछ बच्चे हमेशा मजाक से आकर्षित होते हैं। हाँ, हम लोग करेंगे हंसी मजाक, उतना ही हंसी मजाक आवश्यक होता है जितना हंसी मजाक आपके लिए अच्छा है। आपको यहाँ पर ना तो टीचर से दोस्ती करनी है और ना ही आपस में दोस्ती करनी है, इसलिए जो दूसरा सबक है आपका वो है दोस्ती। आपकी लाइफ को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि आपका भविष्य क्या होगा अगर आप मुझे आपके मित्र बता दें। ठीक है, ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात किसी विवेकानंद जी को किसी व्यक्ति ने कही थी कि अगर आप मुझे आपके दोस्तों के बारे में बता देंगे तो मैं आपका आने वाला भविष्य बता दूंगा। तो आपको इस समय अपने दोस्त से दोस्ती रखिए, लेकिन क्लासरूम के बाहर रखिए। आप उसको बोलिए कि क्लासरूम के बाहर है। कुछ बच्चे क्या होंगे, क्लास में होंगे नोटोरियस। उनके दिमाग में क्या होता है, उनके दिमाग में ये होता है कि हम क्लास को डिस्टर्ब करें तो 4 लोग हंसेंगे। बेसिकली उनको जोकर बनने का बहुत शौक होता है। ठीक है ना, होता है ना। अब वो टीचर पढ़ा रहा है तो फिर वो बोलेंगे मैंने तो बोला ही नहीं, तूने देख लिया उसकी तरफ। ठीक है, वो अपने आप बता देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको छांटने के लिए। वो क्लास में टीचर बोलेगा तो पीछे से बोलेंगे, ठीक है, या कोई कमेंट्स करके देखेंगे, फिर टीचर उन पे वापस कमेंट करेगा तो उनको लगेगा। बेसिकली ऐसे बच्चों को क्लास में, मैं क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली आप लोगों को ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर लीजिए। और सेपरेशन सिर्फ 1 साल के लिए बनाओ दोस्त, ज़िंदगी भर के लिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है उससे। ठीक है, सेपरेशन फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए सेपरेट हो जाओ उससे। और उसके बाद देखिए जब सफलता हो जाएगी ना तो आप लोगों के साथ में लोग बाग आ जाएंगे, वरना अगर आप असफल हो जाओगे तो लोग फ़ोन उठाना भी बंद कर देंगे आप लोगों का। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपके पास में संसाधन है या नहीं, और संसाधन आपको प्राप्त करने का एक ही तरीका बचता है, वो है जॉब। अगर आपके पास में गवर्नमेंट जॉब है तो आपके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। आपने देखा होगा 8वां वेतन आयोग भी लग गया, ठीक है, या सिफारिशें अभी उसकी लागू हो जाएंगी। जब तक आप लोगों की भर्ती होगी, बहुत लकी बैच रहेगा कि आप लोगों की सैलरी भी अच्छी होगी। सैलरी होगी, पैसा होगा, पैसा होगा तो मान सम्मान होगा। वो कहावत है 3 इडियट में कि पैसा होगा तो बाप लड़की भी दे देगा, नौकरी भी मिल जाएगी, क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सपनों के अंदर बेरोजगार नहीं आते, राजकुमार आते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि इन सब चीज़ों के कोई वैल्यू नहीं है, बट मैं आपको समझा दूं, आज की तारीख में जो अर्थ या पैसे की जो वैल्यू है वो सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए हमारे पास पैसा प्राप्त करने का या हमारी आर्थिक स्थिति सुधारने का एक ही मौका है, वो है गवर्नमेंट जॉब और AHDP की जॉब। दोस्ती पे इसलिए आया हूँ मैं आप लोगों के लिए क्योंकि ये वो फैक्टर है जो आपको पीछे खींचता है। अच्छे दोस्त मिलकर पढ़ाई करते हैं तो आपकी एक तरह से बोले ना एग्ज़ाम पास हो जाता है। साथ साथ डूबना, साथ साथ तैरना। ऐसा नहीं है कि तैरते भी साथ साथ हैं और डूब भी साथ सकते हो साथ साथ। छोटी सी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी बचपन में, अंदर कछुआ और खरगोश वाली, सुनिए ना। मैंने भी एक बार ऐसे ही इंटरनेट पे देख रहा था, एक कहानी से मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली और मुझे लगा कि बच्चों को वो कहानी सुनानी चाहिए। आप लोगों ने वो कहानी सुनी है ना, जिसके अंदर कछुआ जो होता है वो धीरे धीरे जाता है और रेस जीत जाता है, ठीक है ना, और खरगोश तेजी तेजी चलता है लेकिन अपने गोल पर आने से पहले वो रेस्ट ले लेता है, या यूं कहें कि वो थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी हो गई वहाँ पर। खरगोश तेज बहुत चला लेकिन आगे जाकर उसमें किस चीज़ की कमी हो गई? मोटिवेशन की कमी हो गई, उसके मनोबल की कमी हुई। और जैसे ही उसके मनोबल की कमी हुई उसने थकान करके वो वहाँ बैठ गया और खरगोश जो यहाँ पे जो खरगोश कछुआ था वो कंटिन्यूसली चलता रहा। तो पहली कहानी का पार्ट ये था कि रेस लगती है कछुए और खरगोश में, और प्लेन लेवल पे रेस लगती है और उसके अंदर कौन जीत जाता है? कछुआ जीत जाता है। अब खरगोश आपके जैसे था, थोड़ा होशियार था। उसने क्या बोला कि रेस कहाँ लगाते हैं? यहाँ नहीं लगाएंगे रेस, रेस लगाते हैं पहाड़ पर। चलो पहाड़ पे रहो। अब खरगोश को ये भी पता था कि रेस्ट नहीं करना है और इसको हराना भी है, तो पहाड़ पे कौन जीतेगा? खरगोश या कछुआ? कछुआ जीत ही नहीं सकता, पहाड़ पे कैसे चलेगा कछुआ? नहीं चल सकता। तो कौन जीता? खरगोश जीत गया। तीसरी बार जब कछुए को भी इतना बेवकूफ़ तो कछुआ भी नहीं था, उसको भी समझ में आता है। उसने कहा कि रेस यहाँ नहीं लगाएंगे, रेस लगाएंगे पानी में। नदी को यहाँ से लेकर वहाँ तक पार करना है। अब कौन जीतेगा? कछुआ। फिर इन दोनों ने जब बैठे, शाम को मिल बैठेंगे 2 यार, तो ये 2 यार भी मिल बैठे और इन्होंने एक प्लान बनाया कि यार किस चीज़ में मैं ताकतवर हूँ और किसी चीज़ में तू ताकतवर है, क्यों ना हम दोनों मिल जाएं। जब पहाड़ पे रेस हो तो कछुआ खरगोश की पीठ पे बैठ जाएगा, और जब पानी में होगी तो खरगोश कछुए की पीठ पे बैठ जाएगा।
इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब समझते हो, दोनों का फायदा होगा। अगर आपको रेस जीतनी है तो पहाड़ भी आएंगे और नदी भी आएगी, यानी सर्जरी भी आएगी, एनाटॉमी भी आएगी, पॉलिटिकल साइंस भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी। मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी है लेकिन मुझे पॉलिटी नहीं आती, तेरी पॉलिटी अच्छी है मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो जब आप इस तरह के दोस्तों को ढूंढ लेते हो तो 100% सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। और ये मेरा टेस्टेड फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको मैं बता देता हूं ऐसा ही होता है। 2 लेसन सीख लिए, तीसरा लेसन आता है हमारे सब्जेक्ट के बारे में, और उसके बाद लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा, क्योंकि लाइव क्लास लंबे समय से चल रही है, लोगों का डाटा भी खत्म हो गया होगा और ज़्यादातर मैं कमेंट्स भी दे नहीं पा रहा हूँ, लाइव के जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि मैं बात तक पहुँचा दूंगा। जनरली जो कमेंट्स आएंगे वो लाइव में यही आएंगे कि भर्ती कब आएगी। तो मेरा जो अंदेशा है 2026-27 के अंदर, 26 में आप मान लीजिए भर्ती की पूरी हलचल शुरू हो जाएगी और 27 के अंदर आपकी एग्ज़ाम लग जाएगा, 27 के शुरुआत के अंदर। तो इस सवाल से कोई खास मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस सवाल से, ठीक है। आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए, तब तक नहीं पढ़ना चाहिए जब तक आप तैयार ना हो जाए। मैं तो भर्ती आज करा दूंगा, तैयार हो गया? 2 महीने पहले हुई थी ना, तब उसमें क्या कर लिया हमने, कितने झंडे गाड़ लिए? जिनके झंडे गड़ने थे वो गड़ चुके। मौका सबको बराबर मिला था और इससे बेहतर मौका कुछ नहीं हो सकता था। जहां पर 2800 सीटें थी, लगभग 2783-84 जो भी सीटें थी, इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता था। अब कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, कंपटीशन का लेवल टफ होता जाएगा, ये सब आपको पता है। तीसरा जो आपका सबक आता है वो सबक आता है कि हमें बिल्डिंग्स कैसे बनानी है। बिल्डिंग बनाने का मतलब समझते हैं? आधार। बड़ी बिल्डिंग कैसे तैयार होती है? सबसे पहले नींव मजबूत की जाती है। आप लोगों की नींव ही मजबूत नहीं है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, और नींव मजबूत करने में एक टीचर को चाहिए होता है समय, स्पेशली मुझे तो बहुत समय चाहिए होता है। तो जब समय चाहिए होता है तो पहले आपको मैं समझा देता हूं कि आपके 10 सब्जेक्ट चलते हैं, ठीक है। एवरेज 10 सब्जेक्ट में से 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में से आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने एनालिसिस नहीं किया अपने पेपरों का, एनालिसिस नहीं किया अपने सब्जेक्टों का, अदरवाइज आपको इतनी तकलीफ आती नहीं। इस पढ़ाई को अगर आप एंटरटेनमेंट बना के चलोगे, इस पढ़ाई को एंजॉयमेंट के साथ चलोगे, तो आपका बेस भी बन जाएगा। आपके 2 पार्ट आते हैं, देखो। एक पार्ट आता है इसमें आप जीके या जीएस जिसको बोलते हो, इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी सर जब आएंगे लाइव में वो चर्चा करेंगे। दूसरा पार्ट आता है वेटनरी साइंस का, आता है ना। इस वेटनरी साइंस में हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन का 1 नंबर हम एवरेज मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं। आप बोलेंगे सर ये सब चीज़ें तो हमको पता भी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वेटनरी साइंस में 2 ब्रांच चलती है हमारी, ठीक है। एक ब्रांच आती है जिसको हम कहते हैं एनिमल साइंस, दूसरी ब्रांच चलती है जिसको हम कहते हैं वेटनरी साइंस। वेटनरी और एनिमल में डिफरेंस होता है। वेटनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सा, और एनिमल का होता है पशु विज्ञान और पशु चिकित्सा विज्ञान, ठीक है। जहां पर हमें ट्रीटमेंट करना होगा किसी भी तरीके से। तो 10 सब्जेक्टों के अगर मैं नाम लूं तो देखिए, सबसे पहले आपके सब्जेक्ट आता है इसके अंदर एनाटॉमी, चलिए मैं लिख देता हूं, क्योंकि आप लोग, मुझे लग रहा है कि सब्जेक्ट भी उसी हिसाब से बोलेंगे। गायनोकोलॉजी आपके कोई सब्जेक्ट नहीं है, पहली बात तो मैं समझा देता हूं। गायनोकोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम मादा जनन तंत्रों की बात करते हैं उसको हम गायनोकोलॉजी कहते हैं, या उसका अध्ययन और उसके बारे में बात करना। यहाँ पर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। आपके जो सब्जेक्ट आता है वो है रिप्रोडक्शन। मैं सीरीज से लिखते जाता हूँ। पांच तो इधर हो गए, और फिजियोलॉजी हो गया, मेडिसिन, सर्जरी, फार्मा और रिप्रोडक्शन। एनिमल साइंस की बात कर लें। एनिमल साइंस में है एलपीएम। फिजियोलॉजी मैं एक बार वेटनरी साइंस में ले रहा हूं क्योंकि आपको समझाने के लिए मुझे चाहिए। जेनेटिक्स, अरे हो गए 10 सब्जेक्ट। देखिए, ये जो 10 सब्जेक्ट हैं
इन सब्जेक्टों को आपके ही कोर्स में डालने का एक विशेष उद्देश्य था। आप लोगों को फील्ड में जाके ट्रीटमेंट भी करना है और सबसे अच्छी बात है कि जो विभागीय योजना है उनका प्रचार प्रसार भी करना है। तो इस तरह से आपका पाठ्यक्रम सेट किया गया जहाँ पर आप लोग एक माइनर ट्रीटमेंट का पार्ट भी सीख सकें और साथ के साथ आप लोगों को विभागीय जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी बताया जा सके। देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट आप क्या पढ़ते हो? जब आपने एएचडीपी की थी तब भी एनाटॉमी पढ़ते हो। एनाटॉमी का मतलब होता है, बहुत बेसिक समझा दूं, शरीर की संरचना का अध्ययन। तो जब तक हमको ये नहीं पता कि कौन सी बोन कहाँ पर है, लीवर कहाँ पर है, रूमन कहाँ पर है, या हम एब्डोमिनल कैविटी के और अंगों के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी शेप के बारे में नहीं पता करेंगे, क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मांसपेशियों में इंजेक्शन लगेगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो वेन है वहाँ पर हम इंजेक्शन लगाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ किस औजार से, सर्जरी के औजार से हम किस जगह को काट रहे हैं, किस जगह को सिल रहे हैं। अगर एनाटॉमी नहीं पता आपको तो आपको बेसिक चीज़ भी नहीं पता। इसलिए सबसे पहले शरीर की एनाटॉमी पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है, चाहे मेडिकल साइंस हो, वेटनरी साइंस हो। फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग एनाटॉमी से डील करते हैं और वो ये बताती है कि आँख की संरचना क्या होगी, कान की संरचना क्या होगी, आमाशय की संरचना क्या होगी, जननांगों की संरचना क्या होगी, हमारे और दूसरे अंग हैं जिसमें हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर लें या हम बात कर लें गैस्ट्रिक ऑर्गन्स की बात कर लें, सभी ऑर्गन की संरचना क्या होगी। पहला काम संरचना। दूसरा काम आता है, हम आपको फिजियोलॉजी का हिंदी मतलब पता है क्या होता है? फिजियोलॉजी का हिंदी मतलब कार्य की। अब आपको संरचना तो पता चल गई, अब क्या करें? उसका काम बताओ भाई, ठीक है। दूसरा काम आता है कार्य की, ठीक है। कार्य की का मतलब होता है कि कोई ऑर्गन वर्क कैसे करता है। जैसे हृदय कैसे वर्क करता है, तो क्या पढ़ा आपने? हृदय चक्र। रक्त का क्या कार्य है, तो सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा आपने। श्वसन कैसे कार्य करता है, श्वसन तंत्र पढ़ा। किडनियां कैसे कार्य करती है, तो उत्सर्जन तंत्र आपने पढ़ा। कैसे कार्य करती हैं नॉर्मल, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस ऑर्गन में यदि कोई कमी आ गई है तो क्या दिक्कत होगी। हम ये जानना चाहते हैं कि वो काम कैसे करता है। कभी आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा कि किडनी के अंदर संक्रमण हो जाए तो ये बीमारी हो जाती है? नहीं पढ़ा ना। क्या अभी आपने पढ़ा कि जो पैंक्रियाज है उसमें अगर संक्रमण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आमाशय के अंदर संक्रमण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम कब पढ़ते हैं? जब हमें मेडिसिन पढ़ना होता है। तो जब शरीर का अंग सामान्य तौर पर कार्य कर रहा है उसका अध्ययन करते हैं तो हम फिजियोलॉजी की तरफ जाते हैं। अब एक और ब्रांच आती है जो आपके कोर्स में नहीं है, जिसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। जब आप मेडिसिन पढ़ेंगे तो आप एक वर्ड देते हो ना, पैथोजेंस। पढ़ा है कभी वर्ड पैथोजेंस? पढ़ने को आएगा जब कभी पढ़ाएंगे क्लास के अंदर। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? जो रोग करते हैं। मान लीजिए कि लीवर के अंदर अगर कोई संक्रमण हो गया है तो लीवर की आकृति बदल जाएगी, उसकी संरचना बदल जाएगी और उसका कार्य करने का तरीका बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मान लीजिए लीवर के अंदर संक्रमण हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? खाना पीना बंद कर देगा। हो सकता है उसके दर्द भी हो सकता है लीवर की संरचना में परिवर्तन आ जाए। तो जब किसी कारण की वजह से अंग की संरचना में परिवर्तन आ जाए तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। क्या बोलेंगे? पैथोलॉजी। तो हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, बट हमको पता होना चाहिए कि अगर किसी अंग की संरचना में परिवर्तन आ गया उसका अध्ययन हम पैथोलॉजी में करते हैं। अब जब संरचना में परिवर्तन आ गया तो उसका कार्य प्रभावित हो गया। जैसे लीवर की संरचना में परिवर्तन आ गया तो अब एनिमल क्या करेगा? खाना पीना छोड़ देगा। तो आपको क्या दिख रहा है? आपके पास ओनर आएगा, कुत्ते का मालिक आएगा, सर इसने तो 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि इसके लीवर में दिक्कत हो सकती है। आइडिया लगाया? इसका मतलब अगर लीवर में दिक्कत हो रही है तो पशु खाना पीना छोड़ रहा है। तो ये जो खाना पीना छोड़ा है या जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं वो लक्षण क्या कहलाते हैं? मेडिसिन में अध्ययन करेंगे हम। जैसे बबेशियोसिस हो गया है तो यूरिन के अंदर क्या आने लग जाएगा? हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाएगा। होता है बबेशियोसिस के अंदर, ठीक है। अगर एचएस है तो एचएस में आप क्या पढ़ते हो? एचएस एक बैक्टीरिया से होता है और गले के अंदर हार्ड स्वेलिंग आने लगती है, घर घर की आवाज आने लगती है। इसका मतलब आप अंग के प्रभावित होने की वजह से जो लक्षणों का अध्ययन कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं? मेडिसिन। बेसिक समझ लीजिएगा। आपको जो सब्जेक्ट है जब तक इसके अंदर अंतर नहीं पता चलेगा आप
बात नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो लक्षण तो हमको पता चल गए, तो अब हम क्या करेंगे, उसका उपचार करते हैं। तो इस मेडिसिन में लक्षण और उपचार दोनों आ जाते हैं। बुखार आ रहा है, बुखार क्या है, एक लक्षण है। बुखार क्या है, एक लक्षण है, और उसका उपचार क्या है, पैरासीटामोल की गोली, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका उपचार औषधियों से ना करके हाथ के द्वारा करेंगे। जैसे अभी सर आपको सर्जरी समझा रहे थे, क्या है बेसिक सर्जरी? सर्जरी का मतलब समझ लीजिए, ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड की जब शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा कि कोई भी उपचार जब आप हाथ से कर रहे हो दैट इज सर्जरी। कोई भी उपचार, अगर पट्टी बांधी है तो वो भी सर्जरी। फिर उसको माइनर में मेजर में बदल दिया उन्होंने। पट्टी बांधी सर्जरी, फोड़े का उपचार किया सर्जरी, प्लास्टर किया सर्जरी, डिस्टो किया सर्जरी, टांके लगाए सर्जरी, कुछ भी जिसमें भी आपने हाथ का उपयोग कर लिया वो सर्जरी है। और सर्जरी मेडिसिन की ही ब्रांच होती है। समझ रहे बात को? क्योंकि मेडिसिन में हम क्या पढ़ते हैं, लक्षण और उपचार, दोनों चीजें पढ़ते हैं। तो सर्जरी के अंदर हमने उपचार जब हाथ से कर दिया तो उसको हमने सर्जरी कहा। किरिरगुआ शब्द पढ़ा है? किरिरगुआ का मतलब होता है हाथ से द्वारा किया गया उपचार। चलिए जब सर्जरी पढ़ेंगे तो डिटेल में जाइएगा। ये भी मेडिसिन की ब्रांच है। और ये रिप्रोडक्शन, जब जननांगों में कोई समस्या हो जाए, जननांगों में कोई व्याधि हो जाए, रोग हो जाए, तो उसका जब हमने अध्ययन भी किया, उसका उपचार भी किया, वो भी हमें मेडिसिन की ब्रांच में पढ़ना है। अब समस्या ये आती है कि आप बोल रहे हैं सर उपचार करेंगे हम, तो उपचार करेंगे कहाँ से? औषधि से? उपचार सब औषधि से करेंगे। औषधि कहाँ से लेकर आओगे? औषध विज्ञान से। पेनिसिलिन कहाँ से मिली ये कौन बताएगा? फार्माकोलॉजी। कितनी पेनिसिलिन लेनी है कौन बताएगा? फार्मिस्ट। फार्मिस्ट बहुत छोटी पोस्ट नहीं होती है। फार्मिस्ट या फार्माकोलॉजी में जिसने डिप्लोमा या डिग्री करी है वही व्यक्ति ये बताता है कि पेनिसिलिन की इतनी डोज लगेगी। डॉक्टर नहीं बताता, वो व्यक्ति डॉक्टर को जाके बोलता है कि देखो सर आप पेनिसिलिन इतनी डोज लगाओगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये इन्फेक्शन से मुक्त हो जाएगा। पैरासीटामोल को गोली में बनाना है, पैरासीटामोल को लिक्विड के फॉर्म में देना है, सॉल्यूशन के फॉर्म में देना है, ये कौन तय करता है? फार्मेसी तय करती है। ये सारी चीजें आपने सीख ली। अब कुछ व्यवहारिक बातें, मतलब आपके जो सब्जेक्ट है इनका बेसिस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहले संरचना देखो, फिर उसका कार्य देखो। अगर कार्य में कोई गड़बड़ हो गई है तो लक्षण का अध्ययन करो, लक्षण का अध्ययन करने के साथ उपचार का अध्ययन करो, उपचार के लिए औषधि भी आप ही लेकर आओगे। समझ रहे बात को? तो इस तरह से आपको स्टेप वाइज स्टेप अपने सब्जेक्टों के ऊपर कमांड करनी है। और जैसे जैसे आपकी कमांड होती गई वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड हैं, आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब आते हैं हम एनिमल साइंस की ओर, ठीक है। तो एनिमल साइंस के अंदर पहला सब्जेक्ट आता है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, या जिसको आप शॉर्ट में पशुधन उत्पादन व प्रबंधन एलपीएम के नाम से जानते हैं। यहां पर एल क्या बता रहा है? हिंदी में लिख दूं इसको, क्या बोलोगे? ये ऐसे ही करता है काम, या इसका मन नहीं है लिखने का? क्या मतलब होता है पशुधन का? पालतू पशु। ठीक है, कौन बोला? पालतू पशु। लिख दूं? एग्जाम्पल देगा? ठीक है, नहीं पालते नहीं हो कुत्ते को? पालते हो ना, तो कुत्ता लिख दिया तो गलत कैसे? वो तो बोल रही गलत है। भेड़ बकरी भी आ गई, चलो भेड़ और बकरी तो साथ साथ ही कर दो, अलग अलग नहीं है, दोनों बहनें ही हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे पालतू पशु बोला, कुत्ता लिख दिया, तो क्या गलत है? गलत है? पशुधन में तो नहीं है। देखो ये क्या है? जिससे आर्थिक फायदा हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन पशुओं को हम लाइव स्टॉक कहते हैं, पशुधन कहते हैं, पालतू पशु नहीं कहते हैं। गाय को हम पालते नहीं है भाई, पहली बात आप समझ लीजिए। ये आप लोग प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं या आप बोल रहे हैं। देखिए जिसको भी आपने रख लिया उसको, उसका मतलब नहीं होता है पालना।
जिस पशु से हमको आर्थिक फायदा होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है उस एनिमल को खुद को बेचकर, अप्रत्यक्ष मतलब उसके उत्पादों को बेचकर, जैसे ऊन को बेचकर, उसके दूध को बेचकर, ठीक है, उसके चमड़े को बेचकर। अगर इसको बेचकर हम करते हैं तो इसको हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। इसका मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब किसी पशु से हमको आर्थिक फायदा होता है तो उसको हम पशुधन लाइव स्टॉक कहते हैं। अब लाइव स्टॉक जो है उसमें कुत्ता नहीं है। आप बोलेंगे सर कुत्ते की ब्रीडिंग करा देते हैं, बच्चे बेच देते हैं, नहीं, वो आपने उसको खुद को नहीं बेचा, उसके बच्चे को बेचा, वो एक अलग बात है। संतति को बेच देना, ब्रीडिंग करा देना, उसमें आप उसको नहीं मानेंगे। उस एनिमल को हम बोलते हैं पेट एनिमल या पालतू। पेट एनिमल या पालतू क्या होते हैं? कुत्ता पालतू है, और क्या हो सकते हैं? कुछ लोग बिल्ली पाल लेते हैं, कुछ लोग खरगोश पाल लेते हैं, कुछ लोग चिड़ियाएं पाल लेते हैं, ठीक है। इन सबको पालतू पशु क्यों कहा गया? क्योंकि इनसे हमको कोई आर्थिक फायदा नहीं है, लेकिन इनको हम उसी जगह रख सकते हैं जिस जगह पर हम रहते हैं। तो वो सारे पशु जो हमारे साथ निवास कर सकते हैं, हमारे साथ रह सकते हैं, वो सब आते हैं पालतू पशु की श्रेणी में। और एक और श्रेणी आती है जिसको आप वाइल्ड कहते हैं, यानी जंगली पशु, वाइल्ड एनिमल, जिनको ना तो पाला जाता है और ना ही इनसे कोई आर्थिक फायदा अपने को लेना है। अब ये वर्ड समझ में आया कि पशुधन का मतलब है वो सारे पशु जिससे हमको फायदा होने वाला है। इनका उत्पादन, अब इनका उत्पादन क्या होगा? गाय की बात कर लूँ तो दूध उत्पादन हो सकता है, या मैं भैंस की बात कर लूँ तो बीफ का उत्पादन भी हो सकता है, कोई स्किन भी ले सकते हैं, पहले लेते थे। ऊन की, भेड़ की बात कर लूँ तो ऊन हो सकता है, मटन हो सकता है, बकरी की बात कर लूँ तो दूध और चिवॉन भी हो सकता है। इसका मतलब हमें ऐसा प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ जाए। किसका उत्पादन बढ़ जाए? पशुधन का। तो एलपीएम जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ये मास्टर ऑफ नन है, जैक ऑफ ऑल है। मतलब सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ोगे आप। एलपीएम में क्या पढ़ते हो आप? पोषण भी पढ़ लेते हो, बीमारियां भी पढ़ लेते हो छोटी मोटी, इसके अलावा उसका उत्पादन से संबंधित साफ सफाई भी इसमें आप पढ़ लेते हो। सब कुछ इसमें पढ़ना होता है एलपीएम में। तो आपको एक फार्म रन करना पड़ेगा, तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसलिए पहले सब्जेक्ट को समझना चाहिए कि सब्जेक्ट कहता क्या है। अब बहुत सारी चीज़ें जब आपने पढ़ ली तो इसी सब्जेक्ट के अंदर एक और सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है पोषण। अगर खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो ना तो उत्पादन मिलेगा ना प्रबंधन होगा। तो पोषण सब्जेक्ट यानी न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या करते हैं? देखो, न्यूट्रिशन में आपने कोशिश करी कि वेटनरी न्यूट्रिशन मिलता है कहीं पर या एनिमल न्यूट्रिशन मिलता है? एनिमल न्यूट्रिशन मिलता है। तो दोनों शब्दों में समझ गए क्यों एनिमल लिखा यहां पर, वेटनरी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें कोई चिकित्सा नहीं है। अगर ये चिकित्सा होती तो वेटनरी फिजियोलॉजी या वेटनरी रिप्रोडक्शन या वेटनरी सर्जरी, इस तरह के शब्दों का हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर एनिमल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, कोई चिकित्सा विज्ञान से संबंधित बात नहीं है। बस पशु को उसके आवश्यकताओं के अनुरूप अगर हम पोषण देंगे तो वो पोषण ही उसके अंदर उत्पादन बढ़ाने का काम करेगा। अब ये सारे सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे थे, एक और सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स के अंदर बेसिकली देखिए, आपको हर सर ने बताया होगा, पढ़ा भी रहे होंगे आपको। जेनेटिक्स क्या करती है? संतति उत्पन्न करने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें चाहिए होती है, चाहे क्रोमोसोम हो, डीएनए हो, या हमारे शरीर की संरचना कैसी होगी, आगे आने वाली संतति की संरचना कैसी होगी, उन सब की जो अध्ययन करते हैं, यानी आनुवांशिकी का जो अध्ययन किया जाता है वो जेनेटिक्स में आता है। तो ये भी एक सब्जेक्ट इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब उत्पादन की बात करेंगे तो उसमें हम प्रजनन को भी शामिल करना है हमें। लास्ट सब्जेक्ट जो आपके आता है वो है एक्सटेंशन। ये सारा पढ़ लिया, आप करोगे क्या? क्या करोगे? प्रैक्टिस करेंगे सर, पैसे कमाएंगे? ऐसे तो नहीं कमा सकते हो। जब राज्य सेवा में चले जाओगे तो क्या करोगे? देखिए, उस समय हम करेंगे प्रसार। पर करोगे किस चीज का प्रसार? जो आपने सीखा है उसका जब आप प्रसार करते हो। तो एक्सटेंशन की परिभाषा किसी ने पढ़ी है? विश्वविद्यालयों में, प्रयोगशालाओं के अंदर, कॉलेजों में लिए गए ज्ञान को जब आप बाहर की ओर फैलाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रसार। औपचारिक अनौपचारिक को तो आप बाद में देखिएगा, जब कभी पढ़ेंगे तब औपचारिक अनौपचारिक पर आएंगे, वहां पर नहीं जानते। प्रसार का मतलब होता है कि जो आपने ज्ञान लिया, आज जो आपने ज्ञान लिया, या आप सालों से जो आप ज्ञान लेते जा रहे थे, जब आप उसको फैलाते हो, बाहर की ओर ले जाते हो, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मेले में आपकी ड्यूटी लगेगी, आपके प्रचार प्रसार में आपकी ड्यूटी लगेगी, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें कौन बताएगा कि टीकाकरण कैसे करते हैं?
कौन बताएगा कि कौन सी मौसमी बीमारियां हैं, उनसे बचाव कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। और ये क्या कौन बताएगा कि अच्छा भोजन दोगे, अच्छा चारा दोगे, तो वो सब आपको बताना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके ये 10 सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। अब आपको रूपरेखा बनानी है कि 10 सब्जेक्ट कैसे होते हैं। टाइम थोड़ा कम हो रहा है, मैं मेरा जो फॉर्मूला है वो आज आप लोगों को बता देता हूँ, जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और कैसे इस फॉर्मूले के द्वारा सफलता प्राप्त होती है। ये टेस्टेड फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को अपनाना ही आप लोगों के लिए, आज से अपना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय आप लोग इसको लंबा समय तक रखेंगे तो, क्योंकि ये लास्ट में अपनाने वाला फॉर्मूला नहीं है। इसमें कुछ चेंजेस हम लोग करते जाते हैं। ये लगभग पहले 5 स्टेप का होता था, अब इसको मैंने 7 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। ये फाइनल करके बात को कंक्लूड करूँगा मैं। पानी के लिए बोल के आना बाहर। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है? मोटे मोटे तौर पे हम लोगों को बहुत समझ में आ रहा है। देखेंगे, करेंगे बात, करेंगे इस बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। और चलिए, हाँ क्या कह रहे हो? मैं सारे पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि हमको करना क्या है। देखो, ये जो करने की है, इसमें मैं आपको फर्स्ट स्टेप और ये 2 स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, हमारे दोनों ब्रांचों में सेम तरीके का पैटर्न है, सेम तरीके के लगभग हम नोट्स शेयर करते हैं। और ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स आप लोगों के लिए एल्मा मैटर है, यानी माँ है आपकी, अगर आपको पास होना है तो। बाकी स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से इसको लेना चाहता है। आप पढ़ेंगे तो आपका घर सुधरेगा, आप पढ़ेंगे तो आपका जीवन सुधरेगा। अगर आप ये कंपटीशन करने लग जाएं कि एक इंस्टीट्यूट कैसे रन करता है, इंस्टीट्यूट की क्या इनकम होती है, कैसे कैलकुलेट करना है, सर कितना लेते हैं, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ज़्यादातर बच्चे बैठे बैठे पीछे पीछे ये कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा ये टीचर इतना पढ़ाते हैं तो ये इतना लेते होंगे, ये इतना करते होंगे, इतना जोड़ते हैं, इतना गुणा, इतना इतना गुणा, ठीक है। ये गुणा करने का हक आपको दिया किसने? जब आप फील्ड में जाएंगे तब आप क्या पशुपालक से पैसे नहीं लेंगे फीस के? वो पैसा आपका अपना है। अगर टीचर या इंस्टीट्यूट मेहनत करके आपसे पैसा ले रहा है तो वो पैसा गलत है। यही है आपकी गणित, यही है गणित। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो पैसा आपकी जेब से जाता है। तो सोच लीजिए, पशुपालक को भी अगर आपने बेहतर सुविधा नहीं दी तो उसको भी लगेगा कि ये पैसा गलत लिया है। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं, हम दोनों ब्रांचों पे कोशिश ये करते हैं कि आपके पैसे का सदुपयोग हो। एक एक चीज़ देखिए, कोई भी रहे, कोई भी टीचर पढ़ाए, कभी भी पढ़ाए, ध्यान रखिएगा, सवालों को घर लेके नहीं जाना है। सवाल अच्छे सवाल होने चाहिए, ये आधारित होने चाहिए कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है। विज्ञान पढ़ रहे हो आप लोग, जब विज्ञान पढ़ते हो तो क्यों आपके जहन में आना चाहिए, ऐसा क्यों होता है कि केवल नॉन रूमिनेंट की सलाइवा में ही टाइलिन मिलेगा, ऐसा क्यों होता है कि रूमिनेंट के अंदर सलाइवा में कोई एंजाइम ही नहीं है। यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। ये होती है बेस बनाने की तरीका। अगर आपको बेस नहीं पता है तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, रट कर पास नहीं हो सकते हैं इस युग के अंदर। परीक्षा का पैटर्न बदलता जा रहा है, आपके साथ के जो लोग हैं वो एक्टिव होते जा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास के अंदर अलर्ट मोड पे रहना है। और पहली चीज आती है नोट्स। देखिए, मैं तो कोई बुक रेफर करता ही नहीं हूँ और पढ़ाता भी नहीं हूँ। अगर आपने बुक खरीद ली तो वहीं से आप अपना डिटोरिएशन शुरू कर दीजिएगा। पहली बात, आपसे ये नोट्स कवर नहीं हो रहे हैं और आपने 50 बुक इकट्ठी कर रखी। किसी ने बोला अच्छा वो बुक आती है, इसने बोला ये बुक आती है। देखिए, बुक तब खरीदनी है जब आपको एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। अगर क्लियर नहीं है टॉपिक और सब्जेक्ट, तो बुक खरीदने का मतलब है कि आपने गलत स्टेप की शुरुआत कर दी है। मेरे यहाँ पे कोई बुक नहीं चलती है किसी भी तरीके। हाँ, फिर भी बच्चे चुपचाप लाते हैं और फिर वो लाने के बाद जब ये नोट्स पढ़ते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि हाँ सर अब ठीक है, अब हमें समझ में आ रहा है इस बुक से। तो पहले एक सब्जेक्ट को खत्म करना है, कोई भी सब्जेक्ट। जैसे आपके एनाटॉमी चल रहा है तो पहले एनाटॉमी खत्म करिए, उसके बाद बुक से पढ़िए। फिर आपको लगता है कि इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो फिर आप अपने टीचर से पूछिए, ठीक है। तो बुक नहीं लेनी है, नोट्स लिखने हैं।
ये तो कर लोगे और कर भी रहे होंगे आप लोग। अच्छा, नोट्स लिखने में भी क्या होता है कि कुछ लोग बच्चे जो होते हैं ना पीछे बैठ जाएंगे, और होता क्या है उनके पास में एक बच्चा ऐसा बैठता है जो अदगल गगरी छलकत जाए, समझ रहे बात को। वो ऐसा बच्चा होता है जिसको थोड़ा बहुत पता होता है, तो वो क्या करेगा, जब टीचर बोलेंगे ना तो बोले अच्छा ये लिख ले, अब ये बोलेंगे, अब ये बोलेंगे। आपको पता है सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग कौन होते हैं व्यक्ति? कभी मूवी देखने गए हो? और कुछ लोग होते हैं मूवी देखते वक्त वो पीछे बैठ जाएंगे और बताएंगे कि अब हीरो आएगा और अब ये देखना इसको मारेगा, ऐसे करते हैं ना कि अब देखना ही जिंदा हो जाएगा, मर के भी जिंदा हो जाएगा। अरे तो पैसा मैंने भी दिया है, देखने दे मुझे आराम से। दूसरे व्यक्ति कैसे होते हैं, आगे जगह नहीं है, गाड़ी चल रही है और पीछे से हॉर्न पे हॉर्न देंगे। तो इसी तरह के कुछ व्यक्ति भी होते हैं जो आपके बगल में बैठते हैं और ये कोशिश करते हैं बताने की कि देख मुझे आता है, मुझे आता है, इसलिए मैं तेरे को डिस्टर्ब करूंगा। और नोट्स लिखते समय वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बार क्लास ले रहा था मैं उस समय, और ऐसे ही एक चल रहा था, तो मैं पढ़ा रहा था उस समय रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, आरओपी। आरओपी को मतलब आरओपी हो जाता है, बाहर नहीं आती है, प्लेसेंटा बाहर नहीं आती है। तो एक ह्यूमर की बात बता रहा हूं, मजाक की। और उस भाई ने लिखा आरोपी, ठीक है, आरोपी मतलब दोषी। ऐसे लिखते लिखते ऐसे बहुत सारे शब्दों का ज़्यादातर बच्चे कर देते हैं। ये तो एक जनरल बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को कभी कभी जो टीचर बोल रहा है उसके प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत आती है। कई बार तो क्या होता है कि हमारी वॉइस बहुत क्लियर आती है, लेकिन कंटिन्यूसली 1 घंटा 2 घंटा बोलते बोलते धीरे धीरे वॉइस में भी ब्रेक आने लग जाता है। तो अच्छे से सुनेंगे, ब्रेन को अलर्ट, सिर्फ 1 घंटा ही तो मांगता है टीचर आपसे, बाहर जाके करो ना मस्ती। आपको जो मस्ती करनी है, जो आपकी जीवन जीना है, आप जिए, कोई आपको रोक नहीं रहा। सिर्फ 1 घंटा अलर्ट मोड पे रहिए। या तो आप तैयारी करने का मानस बनाइए, अगर तैयारी करने का मानस नहीं है तो बच्चों 1 साल भी खराब मत करना अपने जीवन का। एक तो आप इंस्टीट्यूट वालों को अमीर करोगे, पेट में दर्द होगा कि हमने पैसा दे दिया, फिर आपका दोस्त बोलेगा देख बोला था ना मैंने तेरे को, वो तो दुकान है, वहाँ तो कुछ पढ़ाई नहीं होती, फ्रॉड हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं खुद ही बेवकूफ़ बन गया हूँ, पैसा भी दे दिया और अलर्ट भी नहीं रहा, और ऐसे व्यक्ति के पास में बैठ गया जो जानता कुछ नहीं था, मदद कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने मेरा ये जो गोल्डन टाइम था वो खराब कर दिया। दूसरा सबक था ना कि दोस्ती हमें ऐसी करनी है क्लास में जो हमारे लिए बेनिफिट रहे, बजाय दोस्ती ऐसी करनी है कि हम उसके ऊपर, वो हम पे निर्भर हो जाए। ऐसा नहीं करना आप लोगों को। तो नोट्स बना लीजिएगा। दूसरा जो बॉक्स बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बॉक्स बनता है इसको हम कहते हैं पेपर, यूनिवर्सिटी पेपर या पेपर लिखता हूं मैं। अब पेपर देखिए, 2 तरीके पेपर हैं आपके पास में, एक है यूनिवर्सिटी का पेपर और दूसरा है आपके बोर्ड के पेपर। आज का पेपर भी उठा लेना, 2025 का भी, 2022 का भी उठा लेना, 18 का उठा लेना, 16 का उठा लेना। गारंटी से कह रहा हूँ ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर 30 से 40% पेपर आपकी यूनिवर्सिटी में से ना आए हों, ठीक है। सॉल्यूशन करा रखे हैं मैंने, सारे पेपरों के सॉल्यूशन यूट्यूब्स पे पड़े हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोगों ने पूरी मेहनत करके उसको सॉल्यूशन भी करवा रखा है। 30 से 40%, तभी तो मैंने कहा था पहला सबक, एवरेज स्टूडेंट लेस कंपटीशन। इस और कोई ध्यान ही नहीं देता था। क्यों हमारी रैंकें आ रही थी कंटिन्यूसली? रैंकें इसलिए आ रही थी क्योंकि हम लोगों को पता था कि बच्चे को क्या चाहिए। आप उठा के देखिएगा, 30 से 40% रिपीटेशन है। और क्या चाहिए आपको? 15,000 बच्चे हैं जो मुश्किल से पढ़ रहे हैं 37,000 में से। 15,000 में से 5,000 को ये पता है कि पेपर करते कैसे हैं, और 5,000 में से 2,800 की नौकरी लग गई। सर तो पार्ट नहीं कर सकते थे ना उसमें, या मैं कर सकता था कि पार्ट नहीं कर सकता था ना। करना किसको था? सिर्फ आप लोग। और अभी भी यही होगा, अगली भर्ती में भी आप ही लोग आएंगे। इवन कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट भी नहीं आएगा जिसने 12वीं कर रखी है। तो छोड़कर 1 साल मेहनत से लग जाना। यूनिवर्सिटी के पेपर और बोर्ड के एक एक क्वेश्चन विथ ऑप्शन देख लेना, बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करा हुआ मैंने। तीसरी चीज आती है, अब यहां से आपकी मेहनत, ये दोनों पार्ट मैं कराता हूं।
ठीक है, मतलब कोई भी टीचर आपका कराएगा। इसके बाद जो तीसरा पार्ट शुरू होता है, यहां से आपकी मेहनत शुरू होती है और इस पार्ट को हम कहते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब समझते हैं? अब मेरा टॉपिक पूरा हो गया, फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गई मेरी। अब फिजियोलॉजी जब मैंने बनाई तो फिजियोलॉजी बन गई सर 90 पेज की, ठीक है, 100 पेज की, 90 पेज की, 80 पेज की फिजियोलॉजी बन गई। अब इस 80 पेज में से मुझे अगर फिजियोलॉजी को 150 लाइनों में लिखना हो या 200 लाइनों में लिखना हो, 200 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालने हैं। इसमें आप अपने मित्र की मदद ले सकते हो कि यार ब्लड के चैप्टर में से 15 पॉइंट मैं निकाल रहा हूं। जैसे एक मिनट, ब्लड के चैप्टर में से 10 पॉइंट आपने बनाए, एक्सक्रीटरी सिस्टम में से 10 पॉइंट आपके मित्र ने बनाए। हालांकि मैं तो इस चीज़ पे प्रेफर नहीं करता, मैं तो बोल रहा हूँ 150 क्वेश्चन, 150 जो पॉइंट हैं वो आपको खुद को ही बनाने हैं। और ये कब से शुरुआत करनी है? जिस दिन आपकी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाए, जिस दिन आपकी एनाटॉमी खत्म हो जाए, आपको शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनाने हैं। चौथा जो आता है, मैं थोड़ा जल्दी में वाइंड अप करता हूँ, नेक्स्ट टीचर भी आ गए आपके। चौथा जो होता है वो होता है आपको एक कॉपी बनानी है। कॉपी का मतलब आपको वो चीज़ें करनी है जो चीज़ें आपको पता है कि आएंगी। तो एक छोटी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आपको, अभी सिर्फ 3 पॉइंट बता रहा हूं, जब कभी नेक्स्ट सेमिनार आएगा तो और इसमें ऐड करने के लिए आप लोगों के पास में आऊंगा। अभी 3 चीज़ें जो हमेशा आती हैं। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब समझते हैं? एब्रीवेशन का मतलब समझते हैं? एब्रीवेशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। जैसे इस बार क्या पूछा? TDN पूछा था। पिछली बार क्या पूछा था? 3 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। ECG की फुल फॉर्म आई थी, NDDB की फुल फॉर्म आई थी, ATP की फुल फॉर्म आई थी। अरे 80 में से 3 क्वेश्चन तो गिफ्ट कर दिए थे आपको उन्होंने। करे थे कि नहीं करे थे? पर इस दिशा में कोई सोचता ही नहीं है। पूरे नोट्सों को इकट्ठा कर रखा है और एक तरह से आप लोगों ने एक पहाड़ बना लिया, उस पहाड़ के नीचे आप दब जाते हो लास्ट तक। तो एक और सीख इसके साथ जोड़ लीजिएगा, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी का पढ़ना है। और क्वालिटी का कब पढ़ते हो? जब आपको पता होता है कि ये आएगा, ये तो आ रहा है ना। क्या एब्रीवेशन नहीं आया 2025 में? खोल के देखना, पेपर TDN की फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसके बाद इंस्टीट्यूट, जितने भी केंद्र हैं उनमें से एक सवाल आएगा। कभी काजरी आ जाएगा, कभी NDDB आ जाएगा, कभी NDR आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा। कोई आकाश गंगा प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेंगे, कोई पूछ लेंगे कि FMD का सेंटर कहाँ पर है। पूछते कि नहीं पूछते? कितना पन्ना लगेगा? 2 पन्ने। सारे इंस्टीट्यूट को अगर आप समराइज कर लोगे तो मुश्किल से 2 पन्ने लगते हैं। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 पन्ने उसके जोड़ लीजिए, 2 पन्ने एब्रीवेशन। एब्रीवेशन में क्या होगा? आपसे पूछ लेंगे ATP क्या होता है, NADH क्या होता है, FADH क्या होता है, ECG क्या होता है, छोटे छोटे फॉर्म्स में। PCT क्या होता है, DCT क्या होता है, याद है पर PCT की फुल फॉर्म नहीं बता पाओगे आप लोग। कोई बोलेगा प्रॉक्सिमल बोलेगा, कोई बोलेगा प्रॉक्सिमेट बोलेगा, और वहीं गलती हो जाती है। आपको पता है PCT की फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वुलेटिंग ट्यूब्यूल है या प्रॉक्सिमेट कन्वुलेटिंग ट्यूब्यूल है? आप पढ़ रहे थे तो आपने ध्यान नहीं दिया कि ये प्रॉक्सिमल था या प्रॉक्सिमेट था। आज भी नहीं बता पाओगे आप लोग। लेकिन PCT पता है सर, PCT होती है नेफ्रॉन का शुरुआती पार्ट है जो घुमावदार पार्ट है, बट उसकी फुल फॉर्म, इसलिए ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज़ें इसके अंदर एब्रीवेशन हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, और एक पॉइंट देखिए मैं भी अभी जल्दीबाजी में स्किप कर रहा हूँ, बट इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हमको तैयार करने हैं जो लिखने हैं हमको, ठीक है ना। वो आपको, हाँ एक आप लिख लीजिएगा कोई भी डेट जो होती हैं, जो सॉरी डेट नहीं, वैज्ञानिक के नाम। साइंटिस्ट, क्या वैज्ञानिक के नाम नहीं आए? 2022 में आए थे, इस बार भी आए थे। रामनाथ चोपड़ा नहीं आया? आए थे। इसके अलावा अगर हिपोक्रेट्स की बात करें तो हिपोक्रेट्स नहीं आया था। तो इस कॉपी को बनाने में कितना समय लगा और कितने एनर्जी वेस्ट हुई? बहुत कम। इसलिए आपकी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए ही आप चयन करते हैं किसी संस्थान का, ना कि एक भीड़ तंत्र का हिस्सा बनने के लिए। जब तक आपकी ऊर्जा का उपयोग सही नहीं होगा तब तक आप पास नहीं हो सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर लेना। इसके बाद जो आता है
स्टेप्स वो आता है 100 क्वेश्चन 100 टॉपिक। ये फाइनल स्टेप है आज के लिए और ये सबसे बड़ा है। जैसे एक कोई भी टॉपिक हम लेते हैं, आपको ये पता होता है कि सर इसमें से क्वेश्चन आएगा। जैसे एक बड़ा सब्जेक्ट क्या था, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में से आपको पता है कि प्रतिपोषक तत्व, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर में से क्वेश्चन आएगा, आता है हर बार। गॉसिपॉल के बारे में पूछ लेंगे, साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में पूछ लेंगे, या आपसे मूंगफली के अंदर खल के बारे में पूछ लेंगे कौन सा प्रतिपोषक तत्व होगा। 100 क्वेश्चन 100 टॉपिक। इसका मतलब है कि जैसे न्यूट्रिशन आप जब पढ़ रहे हैं तो 10 ऐसे टॉपिक का चयन करेंगे, 10 ऐसे टॉपिक का चयन करेंगे जहां से क्वेश्चन आता ही है। और ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आप मिलकर भी चयन कर सकते हो। जब हम पढ़ाते हैं तो ये लास्ट स्टेप में मैं चलूंगा ना, तो जब लास्ट स्टेप पर आऊंगा तो ये आपसे एक एक की कॉपी में मुझे चाहिए, और होता है ये हमारे, करेंगे हम इसको काम को। जैसे साइलेज, साइलेज और हे, क्या क्वेश्चन आएगा? नहीं, इस पे से आएगा ना। चलो हम सर्जरी की बात कर लेते हैं, फ्रैक्चर पर, वुंड पर, स्टरलाइजेशन पर। क्या स्टरलाइजेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा? लेकिन एक सर्जरी को पढ़ना हमारे लिए टिपिकल है, पूरी सर्जरी को। लेकिन सर मेरा आज स्टरलाइजेशन हो गया, स्टरलाइजेशन मतलब एक क्वेश्चन मिल गया मुझे। अब स्टरलाइजेशन कितने पन्नों का था? 3 पन्नों का मुश्किल से। सर मेरा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हो गया, मुझे एक क्वेश्चन मिल गया। ये कब आओगे? जब आप आपके नोट्स और उन पर पूरी तरीके से रिलाई करोगे। तो ये लास्ट स्टेप है, कभी और इस पर भी चर्चा कर लेंगे। नोट्स पर एक और फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ 10x फॉर्मूला। थोड़ा क्लास लंबी हो रही है, बट जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। 10x फॉर्मूला क्या करता है? 10x फॉर्मूला कहता है कि जब आप किसी चीज़ को 10 बार पढ़ते हो तब वो आपको 90% याद हो जाती है। आप लोग देखेंगे कि एक साइंटिस्ट है एल्गार डेल, एल्गार डेल ने एक अनुभव का शंकु, कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया। ये आपके एक्सटेंशन में पढ़ाता हूँ मैं, नीचे पाऊँ, एक्सपीरियंस का शंकु, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो एडगार डेल क्या बोलता है, वो एक कोन बनाता है, ठीक है, और वो कोन में बोलता है कि 10% याद रहता है आप जब किसी चीज को पढ़ते हो। टीचर ने बोला कि कल पढ़ो, मैं पूछूंगा। आज न्यूज़पेपर पढ़ा किसी ने? कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, कभी नहीं पढ़ा। चलो न्यूज़पेपर पढ़ के कोई, आप कभी जीवन में न्यूज़पेपर पढ़ो और शाम तक या अगले दिन मुझे आप बता सकते हो उसकी कोई एक हेडिंग? मैं रोज पढ़ता हूँ, नहीं बता पाऊंगा, नहीं बता पाएगा। हाँ ये बताएगा सर आज महिला विश्व कप जीता, लेकिन आप हेडिंग एज इट इज़ क्या हेडिंग थी, क्या उसके अंदर लिखा था, उसके नीचे क्या हेडिंग थी, नहीं बता पाओगे। आप ये सोच रहे हो कि आप एक बार इस फिजियोलॉजी के नोट्स को पढ़ लोगे और आपको याद हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। कितना याद होगा? सिर्फ 10%। ये याद कब होता है? जब आप रीडिंग करते हो। सिर्फ एक बार आप पढ़ोगे तो कोई चीज आपको 10% से ज्यादा याद नहीं होगी। लेकिन आप जब कोई चीज खुद परफॉर्म करते हो, जब एआई पढ़ी तब याद नहीं हुई, लेकिन एआई जब आपने खुद ने करी तो आपको वो 90% तक याद हो गई। अब हमारे पास में पढ़ने का ही एक ऑप्शन है, तो इसको 90% तक कैसे लेकर आएं? अगर हम इसको 10 बार करेंगे, अब आप बोलोगे सर 100 हो जाएगा। 100% कुछ याद नहीं रहता, आपको कभी भी याद नहीं रह सकता। इसको आप 90% तक ले जा सकते हो। कभी आपको घर में याद है कि जो हमारे पिताजी या बड़े बुजुर्ग थे वो क्या बोलते थे? बोल बोल कर पढ़ो, बोलते थे ना, बोल बोल कर पढ़ो। तो एडगार डेल ने ये बोला कि जब आप पढ़ते हैं और बोलते हैं उस चीज को, तो वो लगभग 30% याद हो जाती है आपको। ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जानते नहीं थे, शायद उस एडगार डेल को नहीं जानते थे और उसके अनुभव के शंकु को नहीं जानते थे। ये पूरे विश्व में है। आपको लगता है कि सर हमको याद नहीं हो रहा, याद होगा कहाँ से? आप सिर्फ एक बार पढ़कर आ गए और आपको लग रहा था कि मुझे याद हो जाएगा। आपको उसको पढ़ना था 10 बार, रटना नहीं था, पढ़ना था, अच्छे से समझना था और बोलकर पढ़ना था। और ये जब तक आप बोलकर रटकर करोगे तो आपको याद ही नहीं होगा। बोलकर पढ़ोगे
और समझने लग जाओगे तो वो धीरे 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 उसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको याद नहीं होता, आपको लगता है कि कोर्स कंप्लीट हो गया, अब हम पास हो जाएंगे। कभी नहीं हो सकते हो, ये पूरे विश्व की बात है, केवल इस क्लास की बात नहीं है। तो इस तरीके से कोशिश करिए कि मैंने एक सब्जेक्ट को आप लोगों को बताया जाए। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि समय पर आप लोग अपना निर्णय लें, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। ये कभी नहीं हो सकता है, और किसी के बहकावे में या किसी भी नकारात्मक लोगों के संपर्क में अगर आप आएंगे तो समय ही खराब करेंगे, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो किसी की बात सुने और किसी की बात अपनाए, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए, बट मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग समय पर जागृत हो जाए। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो आ सकते हैं वो भी नए बैचेज में ऑफलाइन आए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि रिजल्ट लाने का जो एक तरीका होता है वो इस इंस्टीट्यूट से बेहतर किसी के पास में नहीं है। ये तो एक शुरुआत है, आप लोगों को बता रहा है। उसके बाद रिग्रेस क्या होता है, पेपर, ठीक है। जो पेपर हम लोग बनाते हैं उन पेपर की जो क्वालिटी होती है, बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके भी अपने आप को सफल पा लेते हैं। देखिए, सफलता का सिर्फ यही मंत्र था, आप मेरे पास आके पाठ करेंगे या खुद करेंगे, एक ही बात है, ठीक है। जब आप मार्गदर्शन की बात करते हैं तो पहली बार आपको एक मार्गदर्शन आवश्यक होता ही है।